Okay, so good evening. Welcome to sample paper discussion of mathematics. So we have right now Ria, Shweta, Kashyap, and Uban. Walaikum Assalam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 40 मार्क्स का पेपर होगा और 2 आवर्स का होगा। देयर विल बी 2 आवर्स पेपर। ओके, और हम स्टैंडर्ड को डिस्कस करें, स्टैंडर्ड पेपर को, तो ऑटोमेटिकली बेसिक इससे भी ज्यादा इजी होगा। क्वेश्चंस उसी टाइप के हैं। यस कश्यप आ गई है, अभी वही बता रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही कह रहे हैं, द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन होंगे जो 3 सेक्शंस में डिवाइड होंगे। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन ए 2 मार्क्स का होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन। सेक्शन बी 3 मार्क्स का होगा, सेक्शन सी 4 मार्क्स। ओके, और इंटरनल चॉइस दिया हुआ है। इट कंटेन्स 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो इंटरनल चॉइसेस के बारे में यहाँ भी जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए उसी को मेंशन कीजिए। अगर चॉइसेस आपने सारे कर दिए तो ऑब्वियसली जो पहले अटेम्प्ट किया है उसको कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। ठीक है, अब सेक्शन ए पे आते हैं सबसे पहले। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर दिस AP। अब देखो यहाँ पे चॉइस है, तो इसमें आप ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, लेकिन हम दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि A25 माइनस A15 निकालना है और AP दिया हुआ है 6, 9, 12, 15। सो व्हाट इज AP? AP इज 6, 9, 12, 15। इनफाइनाइट AP है। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ओके, डिफरेंस क्या हो जाएगा? दैट विल बी A2 minus A1, that means 9 minus 6 which will be equal to 3। डिफरेंस के लिए सिर्फ हमें एक ही दो टर्म्स को यूज करना है, क्योंकि ऑलरेडी बोल रहा है AP, हमें AP चेक नहीं करना। ठीक है, अब बोल रहा है A25 minus A15 क्या होगा, तो नाउ A25 minus A15, okay, so that will give you A plus 24D minus A minus 15D. So that will give you A plus 24D, sorry, A plus 14D it will be, okay, minus A minus 14D, cancel out, what you get? 24 minus 14, 10D, that means 10 into D की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है, so क्या आ जाएगा, 30, that's it। ठीक है, so simple। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। तो हम इस टाइप के भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर? क्या बोल रहा है, if 7 times of 7th term of the AP, 7th term of the AP is equal to 5 times the 5th term, ये बोल रहा है, then find the value of its 12th term। ओके, अब यहां पे देखो क्या है, मींस 7 into ये हो जाएगा A, ठीक है, A प्लस 6D, ये हो जाएगा 5 into A plus 4D। What you are going to get here? 7A plus 42D, okay, is equal to 5A plus 20D। तो 7A, 5 इधर आ जाएगा, तो 7A minus 5A plus 42D minus 20D is equal to 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, that is 2A plus 22D is equal to 0।
2 कॉमन है, ये हो जाएगा a प्लस 11d इज इक्वल टू 0, ये कह रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन निकाला। देखो यहाँ कह रहा है 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द एबी इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। 12th टर्म की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन निकाला, ठीक है, a प्लस 11d इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब हमें 12th टर्म निकालना है। अब देखो 12th टर्म क्या होगा, व्हाट विल बी 12th टर्म, सो दैट विल बी a प्लस 11d, और a प्लस 11d की वैल्यू अभी हमारे पास आई है 0, तो आंसर क्या होगा 0। गॉट द पॉइंट। तो जो कितना कॉन्सेप्चुअल और कितना क्लियर क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एनी डाउट? कोई ज्वाइन हुआ न्यू स्टूडेंट? ठीक है, now coming to the second question, what it says, find the value of m so that quadratic equation this has two equal roots। अब देखो जब इक्वल रूट होता है तो d की वैल्यू 0 के बराबर होती है, तो कह रहा है m की वैल्यू निकालो। we have to find the value of m। तो quadratic equation क्या है, mx into 5x minus 6 is equal to 0। okay, mx into 5x minus 6, 5x minus 6 equal to 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5m x स्क्वायर माइनस 6mx, देखो ये तो हमारा वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हो गए, ठीक है, प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वालेकुम अस्सलाम। चीजान, ये बताइए कि मैंने जब हम लोग का जब ये सब सिलेबस कंप्लीट होने वाला हो रहा था, और मैंने जब भी डाउट आर्ट्स जो DCDH होता था, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा सबसे कि कोई डाउट है तो मुझे बताइए, कोई डाउट है मुझे बताइए, और अगर डाउट होगा तो हम उस दिन डाउट आर रन करेंगे, नहीं होगा तो सैंपल पेपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आपके डाउट्स क्यों नहीं आते? आपके डाउट्स क्यों नहीं आते? कितनी बार मैंने हमेशा जब भी सैटरडे अप्रोच हुआ मैंने हमेशा फ्राइडे में रिमाइंड किया है, लेकिन डाउट्स क्यों नहीं आते? जब मैंने उसको शेड्यूल में रखा हुआ है, अब तो ऑलरेडी सब फिनिश होने वाला है। नहीं तो मैं ये कह रहा हूं ना कि अगर और कोई प्रॉब्लम बड़ी है तो मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि मीन्स मेरे को व्हाट्सएप आया था कि आपको डाउट हो रहा है फिजिक्स में, तो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू। अगर वो उतने से आपका हो जा रहा है, ठीक है, तो व्हाट एक्स्ट्रा मीन्स डाउट यू हैव, मीन्स आई थिंक अगर आप उससे क्लियर करें, आप किसी को कह रहे हैं तो व्हाट्सएप से अगर क्लियर हो जा रहा है तो इज देयर एनीथिंग एल्स? क्योंकि ऑलरेडी जैसे मुझे व्हाट्सएप आया कि आपको फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने ऑलरेडी बोला हुआ था जब हम फिनिश कर रहे थे कि जस्ट यू कैन आस्क एनी डाउट एंड ऑल, और उसके बाद व्हाट्सएप पे आप करिए, क्योंकि मैंने उसको देखिए एक ही शेड्यूल में है, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही है उसको क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद जब आप लोग सेल्फ स्टडी करेंगे, और अभी जैसे अभी ये मार्च खत्म होगा, फिर अप्रैल आपका आएगा, मेरा नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तब भी मतलब कोई डाउट है कुछ व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं, या फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है इसका मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है और ये होने वाला है, और अगर मैं उस टाइम को एडजस्ट कर सकता हूँ क्योंकि नया बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली पूरा एक नया शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा।
तो उस वक्त मैं क्या पॉसिबिलिटी रख सकता हूं, नहीं भी टाइम मुझे मिल सकता है, मिल भी सकता है। तो क्या उसके अलावा भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, ये मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर हो रही है तो आपको डाउट आवर्स अटेंड करना चाहिए था। ये शिजान, नहीं अब तो लास्ट पे मैं यही कह रहा हूं, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही थी तो आपने पिछले डाउट आवर्स क्यों छोड़े? अब तो फिनिश पे है सेशन। आप लोग इस चीज को रियलाइज भी करते होंगे, आप लोग व्हाट्सएप करते हैं या कुछ करते हैं तो मैं कितनी देर बाद या कभी कभी एक एक दो दिन हो जाता है व्हाट्सएप को रीड किए हुए, क्योंकि ये जो मार्च होता है ना, ये बहुत ही बिजिएस्ट शेड्यूल होता है सेशन का हम लोग का। इसीलिए मैंने सोचा था अभी जैसे इस संडे में है तो मैंने कहा ठीक है संडे में टेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं, संडे संडे टेस्ट होता रहेगा, ताकि उसी बहाने कम से कम आप लोग पढ़ाई में लगे रहेंगे। अगर किक नहीं मिल रहा है तो कम से कम इसी बहाने होगा, चलो टेस्ट है, टेस्ट देना, तो उसी बहाने आप रिवीजन करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि मीन्स हो क्या रहा है कि टेंथ का जितना है, टेंथ और ट्वेल्थ का एग्जाम वो पोस्टपोन हो गया, अप्रैल में हो गया। अब ये जो मार्च और अप्रैल है, यही मंथ होते हैं न्यू सेशन का भी। ये स्कूल में भी प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल में बहुत दिक्कत, हम लोग भी अटेंड कर रहे हैं। एक टेंथ ओल्ड बैच है, फिर एक नया बैच है, मीन्स बहुत उसको उन सबको अटेंड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, इस वजह से, इसीलिए मैंने जो शेड्यूल बनाया था ताकि आप लोग मैक्सिमम आउटपुट ले सके। चलो अब यहां पे इसको करते हैं, तो अब देखो m की वैल्यू हमें निकालनी है। अब ये कह रहा है कि इक्वल रूट्स है, तो यहां पे लिखेंगे सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has equal roots, so therefore d will be equal to 0। तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या होगी, माइनस 6m माइनस 4 इंटू ए दैट इज 5m इंटू सी दैट इज 0 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 36m स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0। आप मतलब ये 0 आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए मतलब ये कि आपको समझ में आया तो मैं ये स्टेप इंक्लूड कर, ठीक है। अब m स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 0 अपॉन 36 मींस 0, दैट मींस m की वैल्यू आ जाएगी क्या, 0। ठीक है, अब यहां पे देखो
ये चीज आपको बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भैया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, यही आया। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये बोल रहा है कि इक्वल रूट्स हैं तो डी की वैल्यू क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो वो हमने किया जो हमें आया यानी फर्स्ट स्टेप में, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे यहां पे ये बोल रहा है कि दिस सिस्टम, जस्ट फोकस ऑन दिस सिस्टम। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो गया। ठीक है, अब अगर यहां पे देखो, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इन्होंने लिया और सी, ये लाइन कहां से आ रहा है? ये 9 कहां से आ रहा है भैया? mx 5x माइनस सिक्स है, माइनस, ये देखिए मैं क्या बताऊं यार, वाकई एकदम कल भी साइंस वाले में यहां पे प्लस 9, एकदम डिसअपॉइंट हो गया, डर लग रहा है मुझे। कहीं पेपर में भी ये लोग ये ना करें भैया, प्लस 9 को मिक्स कर इन्होंने मिस कर दिया। बहरहाल चलो ठीक है, तो यहां पे हमने m की वैल्यू क्या निकाली है? 0 निकाली है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में है जो एरर था उसको समझते हुए करते हैं, इसको हम 9 करते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम 9 करेंगे, सो लेट अस सी व्हाट, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5m होल स्क्वायर माइनस 6m होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 5m, सी की वैल्यू 9 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 36m स्क्वायर माइनस 4 into 5 that is 20, that is 180m is equal to 0। ये तो होगा। ठीक है, अब दो चीज है, अब यहां पे देखो 180m है तो क्या क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो वो चीज यहां पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप इधर फोकस करें सेकेंड में, देखो यहां पे इन्होंने कॉमन लिया। ठीक है, 36m कॉमन ले लो। ठीक है, 36m, तो जब कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक आपके m की वैल्यू ये आ सकती है यानी 36m, यानी 36m 0 के बराबर और m माइनस 5 0 के बराबर। तो यहां पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, और यहां पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या रहा है कि रिजेक्टिंग m इज इक्वल टू 0 वी गेट m इज इक्वल टू 5। क्यों? अगर m की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये पूरा ये दिस वन, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी हैविंग व्हाट, इट मस्ट बी हैविंग व्हाट, द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इस वजह से 0 को रिजेक्ट करेंगे तो m की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 5 निकल के आ रही है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, तो यहां हो गया 36m स्क्वायर माइनस 180m इज इक्वल टू 0। नहीं, कोई सा भी नहीं नंबर ले सकते, वो 9 था वहां पे, वो मिस था, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए ना। ठीक है, अब देखो ये चीज अगर नहीं समझ में आए तो हम स्टैंडर्ड मेथड पे जाते हैं। m को कॉमन लिया तो देखो क्या आ गया? 0। तो अब ये m इधर जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो गया 36m इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो देखो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 5 m की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ये दूसरा मेथड है। एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड ये हो गया m की वैल्यू निकालने का, जो कि एक जनरल मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में? फ्रॉम ए पॉइंट P टू tangents P and PB are drawn to a circle C, यानी एक सर्कल C है, ओके, और उसका यहां पे कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दैट इज 0 r। ओके, नाउ ये कह रहे हैं इफ OP
is equal to 2r, then find angle APB. ये एंगल हमें निकालना है. What type of triangle is APB? ये भी हमें बताना है. ठीक है, एक तो हमें ये एंगल निकालना है APB, और ये पूरा ट्राइंगल APB क्या है ये भी हमें बताना है. ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है. क्लियर. अब ये हमारा R है, दिस वन इज R, और OP जो है ये पूरा क्या है 2R, दिस वन इज 2R. ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल APB. सो दिस विल बी 90 डिग्री, ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा. और अगर यहां से यहां इसको ज्वाइन करेंगे तो ये भी R आएगा, ये भी 2R आएगा. ठीक है, और ये जो दो ट्रायंगल्स बनते हैं जब एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ होता है तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं. ठीक है, तो हम ये जानते हैं, हमने स्टडी भी किया है कि ये जो ट्रायंगल होता है दिस वन, तो वो डिपेंड करेगा ना कि यहाँ पे डायमेंशंस क्या ली गई. क्लियर. तो अगर यहाँ पे गौर से देखें, इसी को मैं यूज कर लेता हूं. अब देखो ये क्या बोल रहा है, लेट APO इज इक्वल टू थीटा, यानी इसको इन्होंने थीटा माना. क्लियर. तो साइन थीटा इज इक्वल टू OA अपॉन OP, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा. तो साइन थीटा जब आप लोगे तो साइन क्या होगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज OA. ये क्योंकि ये OA क्या होगा, OA विल बी परपेंडिकुलर, OB विल बी हाइपोटेन्यूज. देखो ट्रिग्नोमेट्री को यहां पे इंक्लूड किया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री सीधा. अब देखो यहां से सीखने की जरूरत है. आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि चलो इसको ये बना लेते हैं, ये वाला आ जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालते हैं और इसको निकालते हैं. फिर पाइथागोरस थ्योरम से यानी कि सिमिलैरिटी से हम इस साइड को निकालेंगे, ये वाला. ठीक है, फिर उसके बाद बताएंगे कि ये तीनों साइड बराबर है या दो साइड बराबर है. ये भी दिमाग में आ सकता है. लेकिन देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स गिवन थे, ये वाला और ये वाला, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने इसको एंगल माना और सीधा इनके साइड के रेशियो से हमने निकाल लिया कि थीटा की वैल्यू क्या होगी 30. तो ऑब्वियसली इस पूरे एंगल APB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी. पॉइंट समझ में आया. अब देखो जनरली जब एक्सटर्नल पॉइंट से जब टैंजेंट्स ड्रॉ होते हैं तो ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये भी x है और ये भी x. तो 60 यानी ये पूरा 60 हो गया, तो 60 प्लस x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा. तो 2x क्या हो जाएगा, दैट विल बी 120 डिग्री. तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री. इसका मतलब ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आ गया और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री आ गया. इस वजह से ट्राइंगल APB क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा. तो उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एंगल PAB और एंगल PBA क्योंकि इक्वल होंगे, क्योंकि टैंजेंट्स इक्वल, और ये ऑलरेडी 60 डिग्री निकाला. तो देखो कैसे ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके हमने जो है यहाँ पे एंगल को निकाल लिया टैंजेंट्स वाला. हालांकि चैप्टर सर्कल में जो हमने पढ़ा था वहां पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन नहीं किए थे, बट क्योंकि ऑलरेडी अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सर्कल का चैप्टर है तो यहाँ पे वही सारे थ्योरम्स लगेंगे जो हमने पढ़े हैं. हम किसी दूसरे चैप्टर से इंटीग्रेट नहीं कर सकते. ये क्वेश्चन उसका बेस्ट एग्जाम्पल. कोई डाउट? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. The curved surface area of a right circular cone is 12320. ये कोन है जिसका curved surface area है 12320. कह रहा है if the radius of its base is 56 centimeter then find its
हाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, क्या दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना दिया हुआ है, 12320 इन सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस जो दिया हुआ है दैट इज आर, कितना दिया हुआ है, 56 सेंटीमीटर, और हमें निकालनी है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन h, ये हमें निकालनी है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ कोन ब्रैकेट h, ये हमें निकालना। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, दैट इज पाई आर एल। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू 12320, ये हो गया पाई आर एल इज इक्वल टू 12320। अब यहां पे कुछ ऐसा मेंशन है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है। अब देखो यहां पे तुम्हें स्मार्टली थिंक करना है कि पाई की वैल्यू 22/7 रखने पे हमारा वैल्यू कैंसिल हो रहा है, हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इट्स बेटर, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें, यहां पे हमने लिया 22/7, रेडियस दिया हुआ है 56 इंटू एल, क्योंकि जब एल निकलेगा तभी एच आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 7 8 56। ठीक है, उसके बाद तो ये हो जाएगा 8 1 8, 8 5 40, 8 4 32 0। ठीक है, 1540 हो गया। उसके बाद 11 2 22, तो ये हो जाएगा 44, दैट मींस 70। तो देखो L की वैल्यू कितनी आ गई, 70 सेंटीमीटर, ये आ गई L की वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालना H। तो नाउ क्या होता है, हम ये जानते हैं कोण में क्या होता है, दिस इज L, दिस इज H, दिस इज R। सो H क्या हो जाएगा, H स्क्वायर विल बी इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, तो H की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट L स्क्वायर क्या हो जाएगा 70 स्क्वायर, R स्क्वायर क्या हो जाएगा 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, आंसर। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन। आप देखो स्टैंडर्ड पेपर में लेवल ऑफ क्वेश्चन आप देखें तो प्रैक्टिस की जरूरत है, रिवीजन की जरूरत है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, दैट्स इट। ठीक है, 42 सेंटीमीटर आंसर, दैट विल बी द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ यहां पे कह रहा है कि मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग टेबल। शी कैलकुलेटेड द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एज 45। यानी पूरे क्लास का जो मॉडल मार्क्स आया, ठीक है, वो कितना आया 45। While printing the data, a blank was left, यानी ये blank यहाँ पे छूट गया था। तो कह रहा find the missing frequency in the table given below। तो missing frequency के मैंने क्वेश्चंस कराए थे, तो ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है वो मोड के बेसिस पे। ठीक है, तो चलिए पहले टेबल बनाते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, तो 0 से लेकर 100 तक, क्लास साइज क्या है 20 की है। तो चलो बनाते हैं जल्दी से। ठीक है, मार्क्स obtained, ठीक है, that is number of students, that will be F। मैं टेबल नहीं बना रहा हूं, मतलब डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहे हो। ये हो जाएगा 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ठीक है, 510-63 फ्रीक्वेंसी क्या है 5 10, अब ये छूट गए डैश 6 3। ठीक है, हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी। क्लियर, अब देखो मोड, तो मोड निकालते कैसे हैं, मींस मोड निकालते हैं जब हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का, तो हमें क्या चाहिए होता है मॉडल क्लास, यानी हमें क्या चाहिए होता है मॉडल क्लास, दिस वन। ठीक है, तो मॉडल क्लास क्या होता है, व्हाट इज मॉडल क्लास।
मॉडल क्लास किसको बोलते हैं? मोड, जब आप देखो यहां पे सीधे बहुत सिंपल सी चीज है जो समझनी है और उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। मोड क्या होता है? जब आप पूरे डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो मिड वैल्यू जो होती है वो आपके, सॉरी, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, मोड के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने की जरूरत नहीं है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है? दैट इज द मोड। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार जो डेटा आपका रिपीट हो रहा है, दैट इज मोड। अब यहां पे बोल रहा है कि जो मॉडल मार्क्स है 45, क्योंकि मोड निकालने के लिए यहां पे आपको चाहिए मॉडल क्लास, यानी इसमें से कोई एक मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं? मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यहां पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो कैसे आप पता करोगे? अगर इन चारों में देखोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 10, लेकिन हो सकता है कि 40 to 60 की भी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा हो। तो यहां पे आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक श्योरिटी है कि मॉडल मार्क्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 45, और 45 40 to 60 के बीच में लाई करेगा, यानी जो मोड है मार्क्स का वो 45 है। तो 45 किस रेंज में लाई करेगा? 40 to 60। इस वजह से ये क्या होगी? मॉडल क्लास। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि मोड ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है। अगर ये नहीं दिया होता है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ऐसा हिंट होता है जहां पे हमें ये पता होता है कि फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल की ज्यादा है। एवरीवन समझ में आया? ठीक है, तो मॉडल क्लास हमारी हो गई 40 to 60। मॉडल क्लास हमारी हो गई 40 to 60। ठीक है, अब यहां पे हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है, दैट इज, मान लीजिए इसको हमने एफ मान लिया। ओके, क्लियर? नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया होगा शीजान, यहां पे कंफ्यूजन है, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते ना किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके। अब क्या क्या जरूरत पड़ती है? अब फॉर्मूला याद करो, मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यानी मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? दैट इज एल प्लस एच इंटू एफ माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू। यह आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला तब आपको पता होना चाहिए, तभी तो उसके हिसाब से तुम एलिमेंट्स निकालोगे। ठीक है, तो अब हमें चाहिए एल। तो एल क्या हो गया? 40, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये हो गया, ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, तो लोअर लिमिट क्या हो गया? दैट इज 40। फिर उसके बाद एच इज क्लास साइज, तो देखो 20 का क्लास साइज है, 20 लिख दिया। और मैंने आपको बताया था, अगर आप याद करें, जो F1 F0 F2 होता है, तो जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F1, उसके पहले वाली F0 और उसके बाद वाली F2। याद आ रहा है? तो F0 क्या हो जाएगा? दैट इज 10। F1 क्या हो जाएगा? ये हमें निकालना है। और F2 क्या हो जाएगा? दैट इज 6। और मोड क्या दिया हुआ है? मोड दिया हुआ है 45, ऑलरेडी दिया हुआ है मोड 45। अब जब फॉर्मूला लिखते हैं तो मोड क्या होता है? मोड इज इक्वल टू एल प्लस एच इंटू F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस F2। यहां पे हम 102 लिखते हैं और यहां पे 012 करते हैं। 1 जो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास होती है, तो यहां पे हम लेते हैं 012 और यहां पे होता है 102 फॉर्मूले में। ठीक है, तो मोड हमारा है 45, एल लोअर लिमिट है 40 हो गया,
h की वैल्यू है 20, f1 हमें निकालना है, f0 कितना है 10 होल अपॉन 2f1, ये हो गया माइनस f0, f0 इज अगेन 10 और f2 कितना दिया हुआ है 6। ठीक है, इधर आ जाएगा ये 40, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 20 f1 माइनस 10 अपॉन ये हो जाएगा 2f1 माइनस 16। अब ये 2f1 माइनस 16 पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2f1 माइनस 16 और ये हो जाएगा 20 f1 माइनस 10, 5 4 जा 20 हो गया। ठीक है, अब ये हो गया 2f1, ये f1 इधर आएगा तो माइनस f1 माइनस 10 माइनस 16 इधर जाएगा तो प्लस 16। ठीक है, ये हो जाएगा f1 इज इक्वल टू 6, तो f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? कौन सा ब्रैकेट में? अच्छा अच्छा अच्छा, हो जाएगा 2f1 माइनस 16 हो जाएगा 4f1 माइनस 40, यस यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4f1 माइनस 2f1 और माइनस 16 प्लस 40, तो 2f1 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4 3 माइनस 1 2, तो f1 की वैल्यू आ गई हमारी दैट इज 12। ओके, तो देखो फ्रीक्वेंसी भी 12 आई। अब देखो ये आंसर करेक्ट है, इसको क्रॉस चेक करने, क्योंकि f1 किसकी फ्रीक्वेंसी है, f1 फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की, और ये मॉडल क्लास क्यों है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाई आनी चाहिए, तो इसी वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी 12 आई है, तो ये आंसर क्रॉस चेक में भी सही आ, क्योंकि ये मॉडल क्लास है ना। पॉइंट समझ में आया? So coming to the next one. If Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square, if Ritu were younger by 5 years than what she really is, okay, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि let the present age of Ritu equal to x years. ये उसकी प्रेजेंट एज हमने सपोज की। अब आगे क्या बोल रहे हैं, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, यानी जितनी वो अभी है उससे अगर 5 साल छोटी होती, यानी x माइनस 5 होती, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। अब देखो जो बोल रहा है उसी को मैं यहां पे सीधा लिखूंगा। ये क्या कह रहा है, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, यानी वो अपने प्रेजेंट एज से अगर वो 5 साल छोटी होती, तो द स्क्वायर ऑफ हर एज, यानी इसका इस एज का स्क्वायर वुड हैव बीन
would have been 11 more than 5 times her present age. इक्वेशन बन गई? क्यों भाई? देखो जो बोल रहा है उसी को साइन और सिंबल में कन्वर्ट कर रहे हैं बस। इफ ऋतु वर यंगर बाय 5 years, अगर 5 साल छोटी होती तो लिख दिया x माइनस 5, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, यानी उस एज का स्क्वायर वुड हैव बीन, उसको इक्वल साइन से 11 मोर की जगह हमने प्लस साइन, देन 5 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज यानी 5 into x, दैट्स इट। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई? x minus 5 whole square. Now according to question, x minus 5 whole square is equal to 11 plus 5x. अब इसको जब ओपन करेंगे तो a minus b whole square क्या हो जाएगा? a square plus b square, that is 25 minus 2ab minus 10x is equal to 11 plus 5x. अब देखो 5x इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, तो -5 minus 10 minus 15x देगा। 11 इधर आएगा तो -11 हो जाएगा, तो 25 minus 11 कितना हो जाएगा? That will give you plus 14 is equal to 0. अब इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 14 यानी -14x minus x, देखो -14 into -1 plus 14 देगा, ठीक है, is equal to 0। तो ये हो गया x कॉमन, तो x -14 -1 कॉमन, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा x -14 is equal to 0। तो ये आ गया हमारे पास x -1, x -14 is equal to 0। तो x की वैल्यू 1 भी आ रही है और x की वैल्यू 14 भी आ रही है, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो दोनों पॉजिटिव है, लेकिन अपना ये कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब यहां पे ये कह रहा है कि अगर वो 5 साल छोटी होती अपने प्रेजेंट एज से, तो अगर वो 1 साल की अभी है तो 5 साल छोटी कैसे हो जाएगी? पॉइंट समझ में आ रहा है? एक्स प्रेजेंट एज है ना, एक्स की दो वैल्यू आई है, तो दोनों वैल्यूज भी वैलिड हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो निगेटिव तो कभी नहीं होगी, अब दोनों पॉजिटिव है तो लॉजिकली भी यहां पे देखना है कि स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे x अगर प्रेजेंट एज है तो उसमें से 5 साल आप कैसे घटा दोगे? तो इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 1 को निगलेक्ट करेंगे और x इक्वल टू 14 ईयर्स उसकी एज होगी, तो उसको बाकायदा स्टेटमेंट में लिखेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम कैसे लिखा जाता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, कैसे कहानी ज्यादा नहीं लिखनी है बट लिखनी है। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, x equal to 1, x equal to 14, दोनों वैल्यू आई। Now x equal to 14 years, rejecting x equal to 1, as in that case Ritu's age 5 years ago will be negative, यानी ये मेंशन करेंगे आप, ये नहीं है कि x equal to 14 years ही आंसर होगा, बस लिख दिया। रीजन तो बताओ क्यों x equal to 1 आंसर नहीं होगा? समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है इसका सेकंड, मतलब इसका जो इंटरनल चॉइस है, या तो ये करेंगे या तो ये करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्व फॉर x, x की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू हमें निकालनी है भाई, जो हम इक्वेशन में निकालते हैं, यानी रूट्स की वैल्यू जो निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो 9x स्क्वायर है माइनस 6px प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी इक्वेशन है, एकदम साफ है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो इसका मतलब ये ax स्क्वायर प्लस bx, यानी a की जगह 9 है, यहाँ पे b की जगह माइनस 6p आ रहा है, b की जगह,
ठीक है, और c की जगह क्या आ रहा है, दैट इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो और फिर वो सारी मेथड्स को अप्लाई करो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो कैसा कॉम्बिनेशन आप बनाओगे कि माइनस सिक्स पी आए। ठीक है, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो इससे अच्छा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो ना। ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होती है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्या, एक रूट क्या होता है, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। दूसरा रूट क्या होता है, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। तो यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, यहां पे स्प्लिटिंग ये सब नहीं करेंगे। अब क्योंकि डी दोनों में आ रहा है तो डी पहले से सॉल्व कर लेंगे। देखो यहां पे डी पहले से सॉल्व करेंगे, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स पी होल स्क्वायर माइनस फोर। ए की वैल्यू यहां पे क्या है, 9। सी की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, 36 पी स्क्वायर माइनस 36 पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या आ गया, अब देखो 36 पी स्क्वायर माइनस 36 पी स्क्वायर प्लस 36 क्यू स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। डी की वैल्यू क्या आ गई, 36 क्यू स्क्वायर। व्हाट द पॉइंट, अब यहां पे रखेंगे। अब इसको मतलब प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे, आपका आंसर जो है प्रेजेंटेबल होना चाहिए। और उसके बाद माइनस, क्योंकि यहां कभी कभी स्पेस की वजह से वो चीजें करनी पड़ती है। अब यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू है माइनस सिक्स पी। इसको वैल्यू रखते वक्त बड़ा ध्यान देना है, तो एक माइनस प्लस का फर्क पड़ेगा, सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। बी की वैल्यू प्लस डी कितना आया, कैपिटल डी 36। देखो पहले सॉल्व करने का ये सबसे अच्छा, ये कैसे फायदा होता है। और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6p 36 क्यू स्क्वायर, 36 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर का क्यू हो जाएगा, और ये आ गया 18। 6 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा p प्लस क्यू, और नीचे आ गया 18, दैट इज 6 3 जा 18। तो एक रूट क्या आ गया, p प्लस क्यू बाई 3। एनी डाउट, और दूसरे में सिर्फ यहाँ पे माइनस है, मतलब ये जो प्लस है इसकी जगह आपको माइनस करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे आएगा p माइनस क्यू बाई 3। ठीक है, तो देखो आ गया p प्लस क्यू बाई 3, p माइनस क्यू बाई 3। अब देखो बोर्ड में क्या होता है, स्टेप मार्किंग। अब सेक्शन ए कवर किया है, सेक्शन बी कल करेंगे इंशाल्लाह, और हो सकता है सेक्शन सी भी कल कवर कर दे। ठीक है, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अभी हम लोग ने फोकस किया, अब मार्किंग पे देखो, स्टेप मार्किंग है। देखो यहां से यहां तक जो आपने किया, ये देखो 1 मार्क। फिर इस आंसर का कितना दिया इन्होंने, हाफ मार्क। फिर इसको लिखने का कितना दिया, हाफ मार्क। पॉइंट समझ में आ रहा है, जो मैं बार बार कहता हूं आप लोग को मैथमेटिक्स में, इंफॉर्मेशन लिखने का, स्टेप्स का, उसको स्किप ना करो। बॉडी ऑफ सॉल्यूशन, ये जो बॉडी है इसमें इररिलेवेंट स्टेप्स करने की भी जरूरत नहीं है। आप कैलकुलेशन करके अगर स्टेप्स को सेव कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि 6-7 स्टेप में होने वाला है तो उसको 2 में कर दिया, इतना भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखो यहां पे ये सॉल्व हुआ, देखो हाफ हाफ यानी कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो देखो इन्होंने इस पोर्शन यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लिखने का और आंसर निकालने का 1 मार्क, इस स्टेप का डी को कैलकुलेट करने का हाफ मार्क, और इंफॉर्मेशन लिखने का हाफ मार्क। दिख रहा है साफ साफ। करोगे ना ऐसे ही, फुल मार्क्स चाहिए ना बोर्ड में, बहुत आसान होता है फुल मार्क्स गेन करना। बट ये है जब हम
चीजें नहीं फॉलो करते, और इतना टाइम है प्रैक्टिस करने का, बहुत टाइम है प्रैक्टिस करने का। अभी तो 11 मार्च हुई है। सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे हैं, थिंक ऑफ द लेवल। एनसीईआरटी तो जरूर कंप्लीट करो। साथ में जो एग्जाम्पलर है, अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो एग्जाम्पलर देख लो, या फिर अजीजा के नोट्स में क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लो। दैट्स इट। लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, ताकि उस वक्त हमारा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो इससे पहले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, जैसे यहां पे था ये वाला, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया हमने टैंजेंट्स में, ठीक है। यहां पे m इक्वल टू 0 वाला जो था, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा मोड हमें दिया हुआ था और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो मोड दिया हुआ था 45, इसी वजह से हमने मॉडल क्लास सर्च कर पाए। तो ये तभी जहन में आएगा उस वक्त, बहुत एक्टिवली फटाफट आप करते चले जाओगे। अब जैसा कि मैं देख रहा हूं इस पेपर में, आप देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर इन्होंने इसमें स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा दिया है तो बोर्ड में भी स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा आएगा, जरूरी नहीं है, आ भी सकता है। पॉसिबिलिटी 50-50% है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं यहाँ पे, आप देखिए स्टैटिस्टिक्स को ज्यादा यूज किया, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, सर्कल्स है वही ऑब्वियसली। फिर सेक्शन सी में हम आ जाते हैं, 2 कोर्स केस स्टडीज है, उनको भी करेंगे। ठीक है, तो कल 5 बजे 5 o'clock इंडिया के ऐप पे भी आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, उस पर ज्वाइन होइएगा। और कल हो सकता है मैं इसको फिनिश कर दूं, और फिर संडे में, संडे टेस्ट होगा टिल, मैं बता दूंगा, जब से नहीं होगा मैं बता दूंगा। मतलब एक संडे साइंस का हो जाएगा इस हफ्ते, अगले हफ्ते मैथमेटिक्स का हो जाएगा, उसके अगले हफ्ते सोशल साइंस का हो जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश का भी करूं एक हफ्ते टेस्ट, ठीक है। और यस शीजान, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? और कल भी जब मैं सैम्पल पेपर डिस्कस कर लूंगा, उसके बाद अगर कोई डाउट या क्वेश्चन रहेगा तो इसको एंड करके वीडियो को, फिर उसके बाद लाइव कनेक्ट रहेगा तो डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता बेटा ना, क्योंकि मार्च इतना ज्यादा होता है कि मुझे खुद ऑब्वियसली मीन्स मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज मैं क्लियर करूं, एक एक डाउट क्लियर करूं आप लोग को, मतलब जितना हो सकता है। लेकिन ऑलरेडी जब वो चीजें होती हैं तो फिर होता है यार, बच्चा पूछना चाह रहा है, देखो मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो एक फीलिंग आ जाती है, इसलिए मैं परेशान ज्यादा हो जाता हूँ कि मैं ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज शेड्यूल में डाल दी होती है, ठीक है। तो अगर डाउट होगा तो कल भी सैम्पल पेपर डिस्कस करके फिर उस डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से, यू वांट टू डिस्कस? जो चीजें बताई गई हैं सैम्पल पेपर डिस्कशन में, उसको जरूर ध्यान में रखिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। मैंने दिखा भी दिया कैसे स्टेप मार्किंग होती है बोर्ड्स में। इसीलिए वलिया ने जो है 99% ऐसे ही स्कोर किया था। वलिया अजीजा की स्टूडेंट थी, मैं नहीं कह रहा और भी स्टूडेंट ने अचीव किया, किसी ने 95, किसी ने 92, किसी ने 99। बहुत सारे स्टूडेंट अपने स्कूल के टॉपर बने। जब अलीगढ़ में अजीजिया थी तो यहाँ पे फुलसिया खातून वो एमयू के टॉपर बनी गर्ल्स की। और भी हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूं मैं बोर्ड की गारंटी लेता हूं, क्योंकि स्कूल्स में जो है कभी कभी होता है कि भाई आंसर गलत है, पूरा पूरा सोल्यूशन काट देते हैं। अगर सोल्यूशन सही, आंसर गलत है, तो सिर्फ आंसर का मार्क्स कटना चाहिए, सोल्यूशन पूरे बॉडी ऑफ सोल्यूशन का नहीं कटना चाहिए। इसलिए मैं वहां की गारंटी नहीं लेता हूँ स्कूल्स की। लेकिन मुझे पता है बोर्ड जो है वो अपने पैटर्न को फॉलो करता है, और वही स्टैंडर्ड है, वही तरीका है, उसी तरीके से कॉपीज को चेक करने का और जो है बताने का। यहाँ पे तो डीमोरलाइज कर देते हैं स्टूडेंट्स को, और अच्छा प्री बोर्ड में इतने कम मार्क्स देंगे कि और अच्छा करेगा बोर्ड में। मुझे नहीं समझ में आती लॉजिक।
अरे जब प्री बोर्ड में आप उसके इतने मार्क्स काट दोगे बिला वजह के, तो फिर उसके बाद वो तो और डिमोरलाइज हो जाएगा, वो कहां से बोर्ड में अच्छा करने की हिम्मत रखेगा। आई डोंट नो किस साइकोलॉजी से चलते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर नहीं किया, इन्होंने बोर्ड में 95 प्लस स्कोर किया, मिनिमम 90 प्लस स्कोर किया। वो मिसालें हैं, वो रिकॉर्डेड है सब। और टर्म वन का रिजल्ट आप लोग का आने वाला है, तो जब आ जाएगा तो मैं आप लोग को लिंक शेयर करूंगा, अपने अपने मार्क्स उस लिंक पे क्लिक करके आप एंटर करेंगे, ठीक है। चलो फिर और कुछ कहना चाहते हो? कल 5 बजे, 5 o'clock इंडिया टाइम। ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।